नमस्कार दोस्तों, आप सभी का DCIS पे स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे संसद, जिसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक किया गया है। तो पहला फैक्ट आप याद कर लीजिए कि संसद का उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में है, तो 5। ओके, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 79 से लेके 122 तक है। आप इसे लिख भी सकते हैं। अनुच्छेद 79 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद के 2 सदन होंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, जबकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि राष्ट्रपति क्या संसद का सदस्य है? तो आंसर है नो। ना तो राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य है और ना ही राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य है, लेकिन इसके बावजूद ही भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। कैसे? साथियों, आइए विस्तार से पढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, साथ ही DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेना। जब भी देश में कोई कानून बनाया जाता है तो देश में किसी भी कानून का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। मान लेते हैं और इस संसद में लोकसभा और राज्यसभा है, लेकिन जब किसी कानून को, जब तक कानून बनता नहीं है तब तक उसे विधेयक कहते हैं। जब कानून बन जाता है तब उसे अधिनियम कहा जाता है। जब तक कानून नहीं बनता है साथियों, तब तक उसे बिल या विधेयक कहते हैं, और जब कानून बन जाता है तब उसे एक्ट या अधिनियम कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि जब कोई विधेयक संसद के किसी पटल पे प्रस्ताव के लिए रखा जाता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो लोकसभा से भी पारित होना चाहिए और राज्यसभा से भी पारित होना चाहिए। तो क्या किसी विधेयक को महज लोकसभा के पारित कर देने से और तत्पश्चात राज्यसभा के पारित कर देने से कानून बन जाता है? तो आंसर है नो, जी नहीं। तब तक कोई विधेयक अधिनियम में नहीं बदलता जब तक राष्ट्रपति अंतिम रूप से अपना हस्ताक्षर न करते। अब साथियों, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही किसी कानून को संसद से पारित माना जाता है। अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर ना करे तो कोई भी कानून, कोई भी विधेयक, अधिनियम या कानून नहीं बन सकता है। इसीलिए साथियों, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए भी संसद का अभिन्न अंग है। आइए एक एक करके सबके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को साथियों संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन का क्या तात्पर्य है? अस्थाई सदन का तात्पर्य यह है कि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, और उच्च सदन कहने के पीछे भी कारण यही है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में है, और राज्यसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या है वो है 250। जी हाँ, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जबकि लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है, लोअर सदन कहा जाता है। साथियों, निम्न सदन कहा जाता है। इसमें उल्लेख है अनुच्छेद 81 के अंदर। लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो वर्तमान में 543 है, लेकिन अधिकतम लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या हो सकती है वो हो सकती है 550। हमारे जहन में एक सवाल आता है कि आखिर लोकसभा में जब सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है तो 543 ही क्यों? आखिर किस क्षेत्र से हम सदस्यों का चुनाव नहीं करते? कहाँ पे चुनाव नहीं होता? कौन सी सीटें खाली रह जाती है, और खाली रहती है तो क्यों? जब राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, हमारे संसद में 250 सीटों का प्रावधान है, तो 245 सदस्य क्यों?
ये सवाल हमारे दिमाग में आता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। साथियों, अगर आपने भारत देखा है तो भारत का ऊपरी हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर के बारे में, जिसे आप जानते हो, ये हिस्सा मैं पुनः मैप को बना देता हूं अच्छे से। नहीं, आप लोग कहोगे सर को मैप बनाना भी नहीं आता। चलिए, किसी तरह से टूटा फूटा बन गया। अब ये है भारत। भारत का एक ऐसा हिस्सा जिसे पाकिस्तान ने 1948 में हथिया लिया था। जी हाँ, जिसे हम जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर का एक भाग यहाँ पर है, इसे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। वर्तमान में इसे हम POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। जबकि 1962 में चाइना ने जब भारत पे आक्रमण किया था तब लद्दाख के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे आज हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। तो साथियों, भारत में यहाँ के लोगों के लिए जो सीटें हैं वो खाली रहती हैं। इसीलिए लोकसभा में जो 550 सीटें हैं उसमें जो 543 सीटें वर्तमान में हैं, बची हुई जो सीटें हैं ये POK और अक्साई चीन के लिए रिजर्व है। इसी तरीके से राज्यसभा में साथियों 550 सीटें, वर्तमान में 545 सदस्य हैं। जो 5 सीटें राज्यसभा की रिजर्व है वो POK और अक्साई चीन के लिए है, क्योंकि ये दोनों हिस्सा हमारे देश का है, हम इसे अपना मानते हैं, इसीलिए हमने सीटें रिजर्व कर रखी है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलते चलते एक बात और बता देते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा हमारे कुछ मित्र की अधिकतम संख्या हो सकती थी लोकसभा में 552। तो सर हमें 550 क्यों बताते हैं? तो साथियों, हम आप सभी को बता दें कि भारतीय संसद ने 105वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किया जाता था, 2 एंग्लो इंडियन को, उस प्रावधान को समाप्त कर दिया। यानी 105वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के पास जो शक्ति थी, जो विवेक था कि 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं, उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसलिए अब 545 ना होके 543 होते हैं। हालांकि राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में साथियों 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। आइए राज्यसभा तथा लोकसभा के मध्य में अंतर जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के बीच क्या अंतर है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कार्यकाल की। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हालांकि लोकसभा का कार्यकाल इस बात पर निर्भर करता है कि जो सरकार वर्तमान में देश में है वो सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर सरकार लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो लोकसभा का कार्यकाल वहीं समाप्त हो जाता है। साथ ही लोकसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। जबकि राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा साथियों एक अस्थायी सदस्य है, परमानेंट है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं। साथियों, धन विधेयक के संबंध में जो लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्यों की जो शक्ति है, अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके, इससे पहले कि मैं वो बताऊं योग्यता क्या है, कोई कैसे लोकसभा का सदस्य बन सकता है, कोई कैसे राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसे मिनिमम 25 वर्ष का होना चाहिए और पूर्ण रूप से भारतीय नागरिक होना चाहिए। पूर्ण रूप से भारतीय नागरिक का क्या तात्पर्य है? जैसे मान लीजिए कि कोई NRI है, वो भी भारत के नागरिक होते हैं, लेकिन भारतीय पासपोर्ट पे किसी अन्य देश में काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए जाते हैं। ऐसे लोग लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते, क्योंकि ये विदेश में रहते हैं,
विदेश में काम करते हैं तो इन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए केवल वही लोग लोकसभा के सदस्य बनने के लिए एलिजिबल हैं जो पूर्ण रूप से भारतीय नागरिक हैं। जिनकी उम्र 25 साल हो जाती है, पूर्ण रूप से भारतीय नागरिक हो, पागल और दिवालिया ना हो और किसी लाभ के पद पे ना हो। ये लाभ का पद क्या है साथियों, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। चलिए मैं आपके लिए एक स्लाइड ले आया हूँ। तो लोकसभा के सदस्यों की जो योग्यता है उसमें भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। जैसा कि मैंने बताया कि कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और सदन में सदस्य बनने के लिए सक्षम और योग्य होना चाहिए। सक्षम योग्य का मतलब कि पागल दिवालिया ना हो। हालांकि देश में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, यानी आप ये मान लीजिए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी शैक्षिक योग्यता का कोई निर्धारण नहीं है, यानी कोई शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं है। ये हमारे देश का संविधान है, जहाँ पर किसी देश के बड़े पद, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उसके लिए किसी शैक्षिक योग्यता का कोई निर्धारण नहीं है, यानी बिना पढ़े लिखे व्यक्ति भी बन सकते हैं। जबकि अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। बाकी पूरा वही प्रावधान है साथियों। यानी लोकसभा का अगर सदस्य आप बनना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए साथियों 25 वर्ष। फॉर लोकसभा 25 वर्ष, फॉर राज्यसभा 30 वर्ष। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री यानी पीएम कहाँ से चुना जा सकता है, लोकसभा से या राज्यसभा से। तो साथियों हम सभी जानते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है, जिसे हम आम चुनाव कहते हैं, जहां से सांसद जीत के आते हैं, और लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप में होता है, यानी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी जिसमें होती है वो होता है प्रत्यक्ष चुनाव। ये लोकसभा का होता है। इसमें जो संसद सदस्य, जिसे हम सांसद के रूप में जानते हैं, चयनित होकर आते हैं और जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उनके सांसदों के द्वारा किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो इस आधार पर अगर हम कहें कि लोकसभा से चुना जाता है, लेकिन ये आपका आंसर गलत है। प्रधानमंत्री का चुनाव आप लोकसभा से भी कर सकते हो और राज्यसभा से भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा से ही होना चाहिए। अगर कोई सांसद राज्यसभा से है तब भी वो भारत का प्रधानमंत्री चुना जा सकता है, बशर्ते मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, प्रधानमंत्री भले ही राज्यसभा से चुन के आया हो लेकिन वो हमेशा उत्तरदायी लोकसभा के प्रति रहेगा। यानी जब भी बहुमत सिद्ध करने की बात आएगी तो उसको अपना बहुमत लोकसभा में सिद्ध करना होगा, ना कि राज्यसभा में। तो प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा कहीं से चुना जा सकता है, लेकिन वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। साथियों अब बात करते हैं धन विधेयक के संबंध में लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियों में अंतर। लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में कभी भी प्रस्तुत नहीं किया जाता है। विचार के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है, उसको अप्रूवल ही देना होता है। अगर राज्यसभा अप्रूवल ना दे तो धन विधेयक को अप्रूव यानी पास मान लिया जाता है, भले ही राज्यसभा दे या ना दे। तो धन विधेयक के संबंध में सभी शक्तियां लोकसभा में विद्यमान है, राज्यसभा केवल इस पे अपना सुझाव दे सकती है। और साथियों मैं आपको बता दूं कि जो धन विधेयक होता है ये राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही आता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। जब तक राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देगा तब तक धन विधेयक को आप लोकसभा में नहीं पेश कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि लोकसभा में धन विधेयक तभी पेश किया जाता है जब राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे दे। जब दोनों विधेयक से पारित होने के बाद
धन विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति इसे अपना अप्रूवल दे ही देता है, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही आता है। और राष्ट्रपति धन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है साथियों, इसे वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। अब बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक की। संविधान संशोधन विधेयक की अगर मैं बात करूं तो साथियों लोकसभा से इसे साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है, जबकि राज्यसभा से इसे 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। यानी अगर संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करना है तो आपको 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। मुझे लगता है ये गलत है। ऐसा मुझे लगता है कि राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों से 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। हालांकि अगर मिस्टेक्स होता है, स्लाइड में कहीं गलती हुई है तो मैं उसको पुनः सही कर दूंगा। साथियों अब बात करते हैं हम साधारण विधेयक के संबंध में। साधारण विधेयक के संबंध में दोनों की शक्तियां साथियों इक्वल है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, अगर उसकी बात करें तो इसमें साथियों लोकसभा की स्थिति केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ा देती है, जबकि राज्यसभा की स्थिति की अगर बात करूं तो इसको अनुमोदन देना ही होता है, यानी इसको भी अनुमोदन देना होता है। राष्ट्रपति शासन की अगर बात करें तो राष्ट्रपति शासन के संबंध में लोकसभा की सहमति आवश्यक है, और राष्ट्रपति शासन में साथियों राज्यसभा की सहमति अति महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं संसद के प्रमुख कार्य विधियों की। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। तो लोकसभा जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसकी क्या शक्तियां हैं। अब सवाल उठेगा साथियों कि ये लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन होता है। तो जब संसद का निर्माण होता है स्लाइड में कुछ दिक्कत आ रहा है सर। संसद के निर्माण से तात्पर्य है लोकसभा के सदन से, यानी लोकसभा का जब सदन होता है, जब नया नया चुनाव होता है, तो चुनाव के बाद सबसे पहले जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है लोकसभा के चुनाव में जो चुन के आता है, उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ये एक अस्थायी अध्यक्ष होता है जब तक नए सदस्यों का निर्वाचन नहीं हो जाता है। निर्वाचन का मतलब ये होता है कि लोकसभा अपने ही 543 सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को स्पीकर के लिए चुनती है, यानी जिसे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं होता है तब तक सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के तौर पे जाना जाता है। जैसे मैंने बताया कि इसका कार्यकाल अस्थायी होता है, और जब तक नए स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक ये अपने पद पे रहते हैं। प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, अनुभव वाले होते हैं, और इनके ही अध्यक्षता में आप ये मान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं, सबसे पहले है बैठक का संचालन करना। लोकसभा बैठकों का संचालन करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि चर्चा सुचारू रूप से हो सके। मतपत्र का अधिकार, अर्थात यदि किसी विषय पर वोटिंग के दौरान संख्या बराबर हो जाती है तो निर्णायक मत देने का अधिकार जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। सदस्यों की अनुमति, सदस्य को कब बोलना है, कब बैठ जाना है, बिना अनुमति के कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के नहीं बोल सकता है। किन्हें बोलना है, ये समय का निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा में अनुशासन बना रहे, इसके लिए शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। अगर कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करता है, अनुशासन को तोड़ने की कोशिश करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष उस पर कार्रवाई कर सकते हैं और उसे सदन से बाहर भी निकाल सकते हैं। इतनी पावर होती है लोकसभा अध्यक्ष की। साथियों, सदन की कार्रवाई का रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा, यह भी तय किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। जब भी कोई विधेयक पास किया जाता है तो विधेयक से पहले लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति ली जाती है साथियों। तो ये था
लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। अब बात करते हैं विधेयक के बारे में। विधेयक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण विधेयक, जिसकी चर्चा मैंने पहले की, जिसमें धन संबंधित प्रावधान ना हो, वो साधारण विधेयक होता है। और साधारण विधेयक के संबंध में राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों की शक्तियां बराबर होती हैं। साथियों, अनुच्छेद 107 में कहा गया है कि साधारण विधेयक को दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 107 में कहा गया, जैसा मैंने कहा, कि दोनों सदनों से पारित किया जाना चाहिए, जबकि अनुच्छेद 108 कहता है कि अगर इस मुद्दे पे कोई विवाद होता है तो लोकसभा की निर्णय अंतिम रूप से माना जाएगा। अगला जो प्रमुख बिल है साथियों, विधेयक है, वो है मनी बिल यानी धन विधेयक। मनी बिल की बात की जाए तो ये वित्तीय मामलों से संबंधित होता है, जिसमें कर वसूली, व्यय और कर्ज का प्रावधान होता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक लोकसभा में केवल प्रस्तुत किया जाएगा, ये प्रावधान है। अनुच्छेद 111 कहता है साथियों कि यदि राज्यसभा धन विधेयक पर कोई प्रस्ताव पारित करती है तो वह केवल लोकसभा को भेज सकती है, यानी धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कोई विशेष शक्तियां नहीं है। इसका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 में है, जबकि 110 में कहा गया है धन विधेयक की परिभाषा के बारे में कि धन विधेयक क्या है और इसे केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है और धन विधेयक पे राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। साथियों, एक और प्रमुख विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक। ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। जब संविधान में कोई संशोधन करना होता है तब इस प्रकार के विधेयक लाए जाते हैं और ये सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो साथियों राज्यसभा हो। अब संसद के सदन की जो कार्रवाई है उसमें क्या क्या होते हैं। सबसे पहले सत्रावसान, ये क्या होता है? तो अनुच्छेद 85 सब क्लॉज 2 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्रों को समाप्त करने का अधिकार रखते हैं। इसे ही सत्रावसान कहा जाता है। इसका मतलब क्या सत्र खत्म हो जाता है? जी नहीं, ये अगले सत्र तक के लिए समाप्त हो जाता है साथियों। अगली बात करें, एक होता है विघटन। अनुच्छेद 85(2) सब क्लॉज बी में कहा गया है कि लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। विघटन जब हो जाता है साथियों तब कार्यकाल पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं, यानी जब तक नई लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाता तब तक लोकसभा का अस्तित्व समाप्त रहता है। एक प्रमुख है स्थगन। स्थगन का अधिकार साथियों लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, जबकि राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पास होता है। स्थगन के बाद पुनः इसको बुलाया जा सकता है और नई तिथि दी जाती है। यानी मान लीजिए कि किसी विधेयक पर चर्चा हो रही है, बहुत सारा हंगामा होता है, तो आपने सुना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष ने विधेयक को स्थगित कर दिया, संसद लोकसभा को स्थगित कर दिया, तो कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद फिर से बुलाई जाती है। लेकिन विघटन की अगर बात करूं तो ये तब तक के लिए समाप्त हो जाता है जब तक नया चुनाव ना हो जाए। साथियों, तो ये संसद से प्रमुख कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनका हमने चर्चा किया। अभी मैं संसद के भाग 2 को लाऊंगा, जिसमें हम देखेंगे राज्यसभा की प्रमुख शक्तियां, और जैसे इसमें चर्चा करेंगे साथियों 149 की, आर्टिकल 149 में क्या प्रावधान है, आर्टिकल 112 में क्या प्रावधान है, जो राज्यसभा की विशेष शक्तियां हैं हम इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही संसद की कौन कौन सी समिति हैं हम इस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगले क्लास के लिए तथा एक बेहतर सेशन के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।